राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव की तारीखें धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं। नेताओं के चुनावी स्टंट भी अब सामने आने लगे हैं और इसी तरह एक वीडियो इस समय खूब चर्चा में है, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल अनाज मंडी में बोरियां ढोते हुए दिखे हैं। अब इस वीडियो में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने इसको लेकर के बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार एक बोरी उठाकर किसान हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी नवीन जिंदल के वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि वो नौटंकी कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तो करोड़ों का घोटाला किया, अब वो बोरी उठा करके क्या साबित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के चुनावी स्टंट और उस पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। चुनावी सरगर्मियों के बीच में सवाल यह है कि इस चुनावी फ्रंट पर ये नेताओं के स्टंट क्यों हैं और चुनावी स्टंट पर इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों हैं और बिना तंज और कटाक्ष के क्या चुनाव प्रचार संभव नहीं है। को तोड़ने पे से ये देश के संविधान को तोड़ने पे बीजेपी लगी हुई है, देश के लोकतंत्र को खत्म करने पे बीजेपी लगी हुई है। किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए, बेटियों पे जो अत्याचार किए, उसको कैसे समझाना है। कल मैं देख रहा था बीजेपी के कैंडिडेट एक बोरी उठा के किसान हितैषी होने का नाटक रच रहे थे। जब इसी कुरुक्षेत्र में पीपली पे किसानों पे गोली की शुरुआत हुई, जो कुरुक्षेत्र से शुरुआत होकर पूरे देश के अंदर बीजेपी ने जुल्म किया, किसानों के ऊपर मुकदमे करे, 1.5 साल तक सर्दी गर्मी बरसात तूफान के अंदर किसानों को बैठा के रखा। उस समय नवीन जी कहाँ थे? नवीन जिंदल जो नौटंकी कर रहे हैं, बोरी उठा करके पल्लेदारी का काम कर रहे हैं। ये पल्लेदारों के पेट पे लात मार रहे हैं, कोई काम नहीं बचा इनको बेचारों को। 40-40 हजार करोड़ का कोयला जो है मोदी जी ने कहा कि खा गए, ये उनसे पेट नहीं भरा इनका अब तक। जो पल्लेदारी का काम करने लगे, मेरी आड़त की दुकान है, उस पर आ जाए, काम दूंगा, जो दिहाड़ी मांगेगा वो दूंगा। तो देखिए, ये वो वीडियो है जिस पर आप देख रहे हैं कि जमकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कोई उसको स्टंटबाजी बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये चुनाव में किसानों का हितैषी बताने का अपने आप को एक तरीका है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह के तमाम आप देखते हैं कि प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं इसी प्रकार के, और इसी तरह के बहुत सारे आपको तस्वीरें वीडियो देखने को मिलेंगे जो हर चुनावों से पहले कमोबेश होते हैं। लेकिन अब ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, आज इस पर जो रिएक्शंस आए हैं, आज उस पर थोड़ी चर्चा हम लोग भी करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं और जो बात कहा जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, आखिर उसके पीछे मंशा क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल, वो किस तरीके से ये बोरी उठाते हुए दिख रहे हैं और इसी पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्ष की ओर से हैं। हालांकि अब इस वीडियो से और इस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बयानबाजियां हो रही हैं उस पर जनता का रुख क्या रहेगा, ये वोट के माध्यम से जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, जब राजनीति होती है तो आप देखते हैं कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना बहुत लाजमी है, बहुत स्वाभाविक है और उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष की ओर से। कोई इसको स्टंटबाजी बता रहा है, कोई किसान हितैषी होने का नाटक बता रहा है। तो तरह तरह की बातें इस वीडियो को लेकर के हैं। लेकिन सियासी जो स्टंट हैं, अब उसके मायने क्या हैं, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे और क्या वाकई में ये एक बोरी उठाना आप देख रहे हैं कि किसान हितैषी होने की ओर इशारा करता है या इसके कुछ और मायने हैं, इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या हैं, ये भी आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, चुनावों के दौरान बयानबाजियां आप देखें कि कितनी तीखी होती हुई नजर आती हैं और वही इस समय भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे कि तारीखें नज़दीक आती जाएंगी, ये चुनावी जो सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं ये उतने ही तीव्र होते हुए आपको दिखेंगे। हालांकि कल प्रथम चरण का आप देख रहे हैं कि मतदान भी होगा। सुबह 7 बजे से कल प्रथम चरण के लिए वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी कि देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें अगर आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हरियाणा से लगते हुए राज्य हैं, जिसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कल 8 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह से राजस्थान लगता है हरियाणा के साथ,
वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 12 सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड में भी आप देखेंगे कि 5 की 5 सीटों पर कल मतदान होना है। तो कुल मिलाकर के अब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर भी नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि कल से इसका आगाज़ हो रहा है। तो ऐसे में अब हरियाणा में जब 5वें चरण में आप देखेंगे कि मतदान की प्रक्रियाएं होनी शुरू होंगी, उसके पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो चुनाव के आरोप प्रत्यारोप हैं और तीव्र होते हुए दिखेंगे। और इस तरह की अभी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की इस तरह से आप देखते हैं कि जो तमाम तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, वो अक्सर वायरल होते हैं। और उसी का एक वीडियो है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र का, जो कि बोरी उठाते हुए नवीन जिंदल, और उस पर इस तरह की जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं और इसके क्या सियासी नफ़े नुकसान हैं, इसके क्या लाभ होंगे, और इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं विपक्ष की तरफ से, इसके सियासी मायने क्या हैं, ये आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के नवीन जिंदल के इस वीडियो के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सियासी पारा है वो हरियाणा में चढ़ा हुआ है। इसके मायने क्या हैं समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। नवीन दुबल-धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन दुबल-धन जी, आपका स्वागत। और विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक वीडियो जो कि हम लोग कल से लगातार देख रहे हैं, नवीन जिंदल जी जो कि एक बोरी उठाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं, या इसको सियासी स्टंट या ड्रामेबाजी कहना, या किसान हितैषी होने का वो नाटक कर रहे हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अपार मात्रा में मिल रहा है। हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो कैंडिडेट भी नहीं उतार पा रहे हैं। इतनी बुरी दुर्गति हो रही है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल ने तीसरी लिस्ट जारी की अपनी, और कमाल की बात है कि अब तक 3 लिस्ट जारी करने के बाद 3 ही उम्मीदवार दे पाए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है, मेरे ख्याल 50 के करीब बैठकें कर चुकी है। आप हर रोज डिबेट कर रहे हैं कि वो कब उम्मीदवार जो है घोषित करेंगे। आम आदमी पार्टी का तो खैर अभी तक जो है नोटा से ही लड़ाई है। नोटा इस बार नोटा को पार कर लेंगे नहीं करेंगे, ये असमंजस की स्थिति है। कई प्रदेशों में नोटा से फिर हार गए हैं ये थोड़े दिनों पहले ही। तो ऐसी परिस्थिति में जो बौखलाहट है वो चरम पर है। किस प्रकार से हम बेतुके बयान देख रहे हैं। जो आदमी अपनी सत्ता में रहते हुए कख नहीं तोड़ पाया, वो आदमी कुछ दिनों पहले फावले और कस्सी लेकर गया था एसवाईएल की नहर खोदने के लिए। हमने सबने देखा, कख नहीं तोड़ा उसने व्यक्ति ने। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन सरकार में 6 के 6 एमएलओ को रिजाइन करना पड़ा कि भाई एसवाईएल के मुद्दे पर रिजाइन किया। हिस्टोरिक फैक्ट है। लगभग 1 साल पहले अपनी एमएलए-शिप छोड़ी थी, सिर्फ गठबंधन नहीं छोड़ा, एमएलए-शिप तक छोड़ी थी। तो वो लोग जो है जब इस प्रकार की करते हैं, और उनको लोकतांत्रिक अधिकार है इस प्रकार का कुछ भी करने का, लेकिन जनता उनको समझती है। इसलिए उनका जब वो छाती पर हाथ मारकर सिंबोलिज्म करते हुए जाता है आंदोलन में और कहता है भाई देखो मैंने थारे लिए जो है इस्तीफा दे दिया, मैं हिंदुस्तान में एकमात्र हूं, और वापिस वो आता है जिस आंदोलन कहता है जब तक कानून वापस नहीं तब तक इस्तीफा नहीं वापस लूंगा, यानी तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कानूनों के बीच में उपचुनाव होता है और वो आंदोलन को बीच में छोड़कर वापस आ जाता है दौड़कर और उपचुनाव लड़ता है, और फिर सारे के सारी पलटन को अपने यहाँ बुला लेता है। और जब चुनाव होता है तो नतीजा क्या आता है? जो पहली बार जो पिछले चुनाव में एकमात्र सीट जीते थे 90 में से, उस एकमात्र सीट में सारे आंदोलन जीत बुलाकर भी, सारे बड़े बड़े नेता बुलाकर भी आधा जिसका मार्जिन रह गया हो, और बड़े बड़े लठैत खड़े किए थे गांवों के बाहर बीजेपी वालों को घुसने ना देना, और उन गांवों के लोगों ने जो वोट दिया वो बीजेपी को जिता दिया। वो उन गांवों से हार गए जिनके बाहर लठैत बिठा रखे थे। तो कुल मिलाकर ये जनता देखती है। और आज इसमें जो आज उन्होंने क्या कहा, आढ़त की दुकान मेरी है, आ जाए काम दूंगा। मुझे लगता है कि एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था, वो ये था, द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी डू नॉट लर्न एनीथिंग एट ऑल। इतिहास से हम जो चीज सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीख पाते। यही इस प्रकार का बेतुका बयान जो है ना, कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने 17 जनवरी 2014 को ताल कटोरा नेशनल स्टेडियम में नरेंद्र मोदी के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, किसी जीवन में नहीं बन सकते। हाँ, चाय वाले हैं
ये हमारे इस अधिवेशन के बाहर आकर चाय की स्टॉल लगा ले और वो हो जाएगा। और इतिहास जो है वापस मुड़कर देखे अगर, तो आज जो है देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री तो रहे, दुनिया में जिस व्यक्ति ने डंका बजा दिया उसके बारे में चंद महीनों पहले, 4 महीनों पहले ये व्यक्ति कह रहे थे। तो मतलब ये लोग सीखने वाले नहीं है। इसके अलग जो है ये किस प्रकार की, ये हार रहे हैं कोई बात नहीं, हारी और भी पार्टियां हैं। मैं आयुष जी जल्दी से अपनी बात खत्म जी जी, लेकिन मेरी पीड़ा, मेरी वेदना कहीं और जाकर है। ये जो डिस्कोर्स है चुनाव का, उसको कितना नीचे लेकर जाएंगे ये लोग, उस पर मेरी पीड़ा है। ये बैड लूजर्स है, जनता जानती है, पूरे देश में जानते हैं। हर प्रकार से भगवान तक को ये ब्लेम कर देंगे, ईडी, सीबीआई एजेंसी ने हरा दिया, इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। जनता को भी राक्षस कह रहे थे अभी कांग्रेस के नेता थोड़े दिनों पहले। जनता को, जो जनता वोट करती है वो राक्षस है। इनकी बौखलाहट देखिए। और इस दीपेंद्र हुड्डा तो इस हद तक गए थे, पूरे एक समाज को पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहा था। और ये क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समाज से आते थे, और फिर कहा उस बिल में बांट देंगे। मतलब कितना डिस्कोर्स को हल्का करेंगे। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब जातिवाद, तो मेरे साथ डिबेट में भी मैंने पकड़ा था एक इनके प्रवक्ता को, वो बार बार यही संकेत कर रहा था, थोड़ी शर्म महसूस कर रहा था। उस शर्म को भी इनके नेता ने, अभय सिंह चौटाला ने दूर कर दिया। साफ साफ कह रहा है अगला, अरे जाट बनाम बनिए की लड़ाई है, बाकी क्या, बाकी कहां जाए भाई? ना मैं जाट हूं ना मैं बनिया हूं, मेरा क्या इसमें कोई डिस्कोर्स में कोई मेरा योगदान नहीं, पहली बात। दूसरा, इतना हल्का कर दिया इन्होंने। ये हार रहे हैं, हारी और भी पार्टियां। हमने 1952 विदुर रावल जी, मैं समझ गया आप ये कह रहे हैं कि हार रहे हैं इसलिए हार के बौखलाहट में इस तरह के बयान है। ठीक है, गर्ग साहब से मैं शुरू करता हूं। गर्ग साहब, एक तो बोरी को उठाना, उसका एक वीडियो का सामने आना, ये कहना कि भाई ये एक तरीके का स्टंट है या किसानों के हितैषी होने का एक दिखावा है, लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं, हर तरफ होती हैं। अभी आपका नेता कुछ कहेगा तो उस तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी, लेकिन जो स्तर हो जाता है बात को कहने का, क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, हर पार्टी के प्रत्याशी को अपने ढंग से प्रचार करने का राइट है। और मेरी सबसे अपील भी है, किसी पे पर्सनल अटैक ना करे, वो अपनी बात रखे। जहां तक बोरी उठाने का मुद्दा आया, मैंने भी वीडियो देखी है, कल भी डिबेट इस मुद्दे पर आई थी, आज भी जिक्र आया। मैं बताना चाहता हूँ, जहां बोरी उठाने की बात आई, आज आयुषी अनाज मंडी के अंदर 32.5 लाख एमटी गेहूं मंडियों के अंदर आया हुआ है, जबकि 10% सिर्फ गेहूं का उठान हुआ है। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं एक तो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक पार्टी को चाहिए। आज मौसम खराब है, पहले सरसों भीगी, गेहूं भीगी, आज फिर बारिश आ गई, नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। मंडियों से उठान करवाने की जरूरत है, ताकि हमारा किसान, आड़ती मजदूरों को दिक्कत ना आए। ये मेन बात है, उसके ऊपर फोर्स नहीं किया गया। एक बात मेन ये भी है, देखिए आज कहाँ सिस्टम बना हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम जीतने पड़े, सबकी जमानत जब्त होगी। मनोहर लाल जी थे उस टाइम, आपके चैनल पर रोज ये बात आती थी कि 10 की 10 सीटें मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हम जीतेंगे। और हरियाणा के अंदर तीसरी बार जेजेपी के साथ बड़ा पवित्र गठबंधन है, 5 साल गठबंधन चलेगा और तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार आयुष जी बनाएंगे। रातों रात आज अनिल विज जी, हमने बयान देखा, बड़ी पीड़ा थी उनको। मैं पूछना चाहता हूँ, अनिल विज जी पीड़ा बताना चाहता हूँ आपको, भाई रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया। मैं बताना चाहूँ, जनता मुख्यमंत्री नहीं सरकार बदलना चाहती है। अनिल विज जी आज बोल रहे हैं, लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, कल तक तो अनिल विज का ये बयान था, मैं एक आम वर्कर हूँ, मुझे मेरी औकात पता लगी, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ हमारा कैंट तक काम करूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री बदलने की बात में से छुपाई गई। मनोहर लाल जी और मैं एक गाड़ी में शाम इकट्ठे थे, मेरे को बताया नहीं गया, मेरी नाराजगी है। जहां पार्टी की मीटिंग चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा हुई थी, वो मीटिंग छोड़ के आपके सामने है, अनिल विज जी चले गए। आज इनकी पार्टी के नेता की ले लो, आज कुलदीप बिश्नोई कहाँ है, कैप्टन अभिमन्यु कहाँ है, यहाँ तक लोगों में नाराजगी आपके सामने है। रमेश कौशिक की ले लो, मैं किसके नाम, सुनीता दुग्गल की ले लो, मनोहर लाल जी खट्टर जी की रैली के अंदर खुलेआम उनका
भाई मेरी नौकरी भी चली गई, मेरी टिकट भी काट दी गई, आपके सामने ये बात कही। और यहाँ तक कि देखो बात तो मैं भी कह सकता हूँ लंबी लंबी, आज किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जोरदार कालो झंडों से स्वागत हो रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 3 वीडियो खुले आम उखलाने में रैली हुई, उखलाने के अंदर 70-80% कुर्सियां खाली थी। ऐसी स्थितियां मैं आपको वीडियो दे दूं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और वहां ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कुर्सी खाली है, उनकी रैली में लोग नहीं पहुंच रहे, तो ये तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है ना, कि क्योंकि आप कहते हैं कि आप ही सीधे मुकाबले में इनके साथ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इतनी अच्छी स्थिति है, ठीक है गर्ग साहब, ये सारे वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप तो कह रहे थे कि आपके कैंडिडेट्स ऐलान होने वाले हैं, परसों में आपके साथ डिबेट में था, आज तक हुए नहीं। भाई इतनी फेवरेबल सिचुएशन के बावजूद आप कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास तो लोग नहीं है लड़ने के लिए। आयुष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जो जिस लैंड पे मैं आने वाला था आपने सवाल किया। मैं उस दिन मेरा परसों मैंने क्या कहा था, आज परसों फार्म भरने की डेट आ गई क्या? मैं पूरा इन्होंने अकेले मैदान के अंदर अरुणाचल प्रदेश में चली गई, लेकिन उम्मीदवार नहीं आया कांग्रेस का। रावल जी आप ही टाइम में बोले ना प्लीज, आप हमेशा में ठीक है, बोलो। गर्ग साहब हाँ कंप्लीट करें। मैं बताता हूँ, इनके खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरियाणा में उतरे और कोई मैदान में नहीं है, उसके बावजूद इनका भारी भरकम विरोध हो रहा है, कोई चर्चा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने परसों क्या कहा था, हमारी लिस्टें आएंगी, हमारे 9 के 9 व्यक्तियों की हमने लिस्ट बनाकर दे दी गई है। आज भी राहुल जी बाहर है, कल भी राहुल जी बाहर थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आज भी बाहर है, कल भी बाहर थे। परसों अपने डिबेट के अंदर पर बैठा था मैंने आपको सामने कहा था, हमने कहा था समय के ऊपर हमारी लिस्ट आएगी, मजबूत कैंडिडेट होंगे, आपके सामने है, भारी बहुमत से जीतने वाले कैंडिडेट होंगे और जीतेंगे। और कहाँ फिल्टर ही नहीं हो पाए, अभी तो फिल्टर ही नहीं हो पाया। आज भी आपकी दिल्ली में बैठक चल रही थी, आज भी आपकी दिल्ली में बैठक चल रही थी, फिर दीपक बाबरिया जी ने कहा अब फाइनल जो यहां से होगा उसको हम भेजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, आप कह रहे हैं कि फाइनलाइज हो गए, कहाँ हो गए? आप सुनो, दीपक बाबरिया बयान देख लो, मैंने उनका खूब बयान भी सुना, मेरी रोज बात होती है। 9 के 9 मैं आपको दिन में रहूं, सिंगल नाम भेज चुके हैं। दिक्कत क्या आती मैं रहूं, मतलब 4 आदमी टिकट मांगने वाले एक स्टेशन पे, एक का नाम डाल दिया, 3 को पता लग गया, मेरा नाम कट गया, वो लोग जा रहे हैं कि हमारा नाम डाल लो, हम जीतने वाले, हम जीतेंगे। नहीं, आज काफी लोग पहुंचे थे, वो सारी तस्वीरें भी गर्ग साहब हम लोगों ने देखी। बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप कैंडिडेट्स तो दें भाई, थोड़ा चुनाव दिलचस्प तो हो। आप कह रहे हैं अकेले हैं, अभी तो देखिए इनका विरोध हो रहा। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स कम से कम आ जाएं, तो थोड़ा शुरू होना भाई, माहौल तो बने, वो अभी नहीं दिख रहा। अब देखते हैं कि आप लोग कब उसको जारी करते हैं। बहरहाल आज के मुद्दे पर आते हैं गर्ग साहब, ठीक है, मैं रेडू साहब का रुख कर लेता हूं। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आप कह रहे हैं कि 9 आपने फाइनल कर दी, भाई हो जाए वो। रेडू साहब, ये इतनी तीखी आलोचना की आवश्यकता थी क्या? देखिए आयुष जी, जिस प्रकार से आज इस डिबेट के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने पूरे समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिक्र किया, तो ये इस बात का भी प्रमाण हो जाता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव जीत रही है और बड़ी मजबूती का चुनाव न केवल लड़ेगी बल्कि जीतेंगी। और इस दौर में इन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मेरी दुकान पर आ जाइए, मैं काम दे दूंगा। ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ये चुनावी एक बात थी। बात तो बुरी वो थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके कारण उनको बदल दिया, जिसका आभास ये हो गया था कि मनोहर लाल के नेतृत्व में यदि हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी को एक भी सीट आने वाली नहीं है। इसलिए ऐन चुनाव के वक्त पर उनको बदला। क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि नौकरी तुम्हारे को चांद पर लगवाने का काम करूंगा, अगला हमारा प्लेन जाएगा जब तब आपको चांद पर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि गर्दन काट दूंगा, और उन्होंने थप्पड़ तक चलाए। उन्होंने यहां तक कहा कि उठाकर बाहर फेंक दो, इसकी पिटाई करो। तो ऐसे ऐसे शब्द अपशब्द होते हैं जो एक मौजूदा मुख्यमंत्री के मुंह से निकलते हैं। चुनाव के दौर में इतना कहना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपने पूछा था इनसे सवाल कि भाई वो बोरी उठा करके क्या प्रदर्शित करना चाहते थे। मैं बताता हूं क्या प्रदर्शित करना चाहते थे। अगर आप नवीन जिंदल को और चाहे सुशील गुप्ता को भी ये पूछें कि गेहूं की पनीरी लगती है,
प्योद लगती है या उसका बीज बोया जाता है, शायद उनको नहीं पता होगा, बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि ये कंफर्म है। लेकिन वो एक बोरी उठा करके जब वहां लादते हैं उसके ट्रक के अंदर, फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं। वो दृश्य आप जिक्र नहीं करते उस दृश्य का। जब वो गाड़ी में बैठते हैं, वहां का जो मजदूर है वो आकर के कहता है, सर हमारे को झंडे लगवाने के लिए बोला गया था और बोला था कि हम आपको दिहाड़ी देंगे, हमारी दिहाड़ी नहीं मिली, हमारी दिहाड़ी दिलवा दीजिए। और वहां पर बीजेपी के साथी कहते हैं ये विपक्ष वालों की चाल है। एक मजदूर का, प्लम्बर का, उसको एक दिहाड़ी देने के लिए वो कहते हैं कि विपक्ष की चाल है। तो इनकी सोच, इनकी आत्मा, इनका क्या ये मतलब लेकर के चल रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि तीसरी लिस्ट आई है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। मेरे छोटे भाई, तीसरी लिस्ट नहीं, हमारी ये पहली लिस्ट है। आप तो वैसे ही भयभीत हो रहे हो, ये तो हमारी पहली लिस्ट है। और है बीच में नहीं विधु भाई, तो ये तो हमने नहीं, लेकिन रेणु साहब देखिए, एक तरफ आपके बजरंग दास गर्ग जी हैं और एक तरफ आपके नवीन दुबल-धन जी बैठे हुए हैं। भाई ये दोनों लोग तो देखिए साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम इस बार 10 जीत रहे हैं, उधर विधुरावल जी कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे 10। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि ये आपसे डरे हुए हैं, कौन किससे डरा हुआ, यही तो जनता समझ नहीं पा रही। आयुष जी, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, ये कहते थे कि हमारी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, और जब चुनाव आ गए इनके पास कैंडिडेट नहीं मिले। नवीन जिंदल क्या इनका कैंडिडेट था क्या? बाहर से ला करके चुनाव लड़ाया। उधर अशोक तंवर इनका कैंडिडेट था, इनके अपने कैंडिडेट नहीं थे, वहां लड़वाया। रणजीत सिंह को एन मौके पर पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़वाने का काम करते। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 कैंडिडेट इनके अपने नहीं है। ये भयभीत है कि लोग जिस प्रकार से गांव में इनका काले झंडों के साथ रास्ते रोक करके स्वागत करते हैं, इसलिए इन्होंने बाहर से वो कैंडिडेट लेने का काम किया कि जिन्होंने किसानों का अपमान किया था, ताकि वो जो है उनको साइड करके नया चेहरा दे करके किसानों को बरगलाने का काम किया जा सके कि ये तो भाई हम तो थे ही नहीं, हम तो बाद में पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। जिस प्रकार का हथकंडा आप अपनाओगे, जनता उसको पकड़ने का काम करे। चलिए, हरियाणा प्रदेश में ठीक दूसरी है पार्टी, रेणु साहब, मैं आऊंगा, मैं अभी आऊंगा आपके पास। मैं नवीन जी का एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आऊंगा। एक सेकंड, नवीन जी, ये अभी विजेंद्र रेणु जी ने ये कहा, एक तो वो कह रहे हैं कि भाई डरे हुए भारतीय जनता पार्टी वाले, तो दूसरी तरफ ये भी है कि भाई अगर वो अपने आप को मान रहे हैं कि मजबूत हैं, तो फिर वो आपको भी उसी तरह से देख रहे हैं कि आप भी डरे हुए होंगे। दूसरा ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि सुशील गुप्ता जी को ये पता नहीं होगा कि बीज लगता है कि उसकी पौध लगाई जाती है, इसकी भी समझ नहीं होगी, और ये बोरी उठा रहे हैं, तो उस पर इस तरह की तीखी आलोचना। नवीन दुबल-धन जी, विजेंद्र रेड्डी जी और उनके नेता बहुत मजाकिया लहजे में रहते हैं हमेशा, इनको मजाक करने की काफी आदत है। सुशील गुप्ता जी एक आम किसान परिवार के बच्चे हैं जो शामलो कला हरियाणा की धरती पे पैदा हुए हैं, और उनको अच्छे से पता है कि किसान परिवार का होने के नाते उनको अच्छे से पता है कि बिजाई किस प्रकार से होती है, खेती किस प्रकार से होती है और क्या कठिनाइयां आती है। तभी वो आज किसानों के साथ डटकर खड़े हुए हैं, और उस दौर में भी डट के खड़े हुए थे जिस टाइम पे भाजपा ने किसानों के कदमों में किले बिछाने का काम किया था। उस दौर में भी खड़े हुए थे जब ये बेटियों का शोषण कर रहे थे भाजपा वाले। उस दौर में भी खड़े हुए थे जब इन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। उस दौर में भी खड़े थे जब जाट आरक्षण में इन्होंने गोलियां चलाई। क्या बोली जा रहे हैं? हर उस समय पे हर उस समय में, ये तो भाई जनता जानती है। विधुरावल जी, आप क्या बताएंगे? जनता जानती है ये। तो कौन सी जगह पर गोली चली, कहां पर एफआईआर दर्ज? हरियाणा के बॉर्डर पे किसान ने शहादत दी। हरियाणा बॉर्डर पे किसान ने, आप पूरी जनता जानती है, पूरी जनता जानती है। कैसे बोल देंगे? पूरी जनता जानती है। अगर हम गलत है तो बताइए, आप बताइए। वही तो पूछ रहे हैं ना नवीन जी, आप बताइए ना, डेट बताइए। वो कह रहे हैं कि डेट बताइए कि वो दिन कौन सा था जिस दिन गोली चलाई। जिन्होंने तीन काले कानून थोपने का काम किया, आप वही लोग हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। आप वही लोग हैं किसानों के ऊपर, ठीक है, नहीं, अरे किसान के ऊपर वही तो पूछ रहे ना, डेट बताइए ना, कब जिन्होंने विद्यार्थियों के ऊपर गोली कब चली किसान के ऊपर, गोली कब, जिन्होंने रोजगार मांगने के विद्यार्थियों के ऊपर डंडे बरसाए। आप वही लोग हैं। आप जिस वर्ग ने अपने हक मांगे उस पर लाठियां बरसाई। आप लोगों ने जिस वर्ग ने अपने हक मांगे उस पर लाठियां बरसाने का काम किया। आज जनता की बारी है।
जनता जब आपको नहीं, अपने ठीक है, गांव में गोली नहीं से घुसने लाठी दे पर आ रही, गए आप। जनता जब ठीक है आपका नवीन जी, विरोध कर रही है, नवीन जी तो देखिए, आपकी विदुर रावल जी का ये भी वकालत है। कहना था कि आपकी तो आपकी- लड़ाई इस चीज से है कि आपको नोटा से ज्यादा वोट आते हैं या नहीं आते हैं। आपको वो तो तो 3 और समय 13 में भी नहीं बताएगा, गिन रहे वो हो। तो समय बताएगा। इनकी जमानतें तो पंजाब में जब्त हुई है, इनकी जमानतें तो दिल्ली में जब्त हुई है, तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? वो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि किसकी जमानत जब्त होती है, कौन आता है। इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? कैंडिडेट भी नहीं, कैंडिडेट भी एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जिसके ऊपर कोयले के, चोरी के, घोटाले के दाग लगे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति इन्होंने कुरुक्षेत्र में उतारा हुआ है, तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? आप एक घोटालेबाज को, जो जिसके ऊपर करोड़ों करोड़ों घोटाले, जिसको आपके मोदी जी खुद कहते थे कुरुक्षेत्र के अंदर जाए कोयले बड़ी घोटाला खूबसूरत है ये राजनीति की इसको मैं तस्वीर। जेल में देखिए, डाल जब तक दूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब तक कम से कम कोई ये नहीं कहता था घोटालेबाज। आप उधर चले गए तो आप सबको अब दिख रहा उस चश्मे से कि नहीं भाई वो तो घोटालेबाज थे। इसके पहले कितनों ने समर्थन किया था? ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, वो उनकी पार्टी का मसला है भाई। वो अगर उनको लगता है कि ऐसा होगा तो वो जनता उसको देख रही है ना। विदुर रावल जी, विदुर रावल जी, ठीक है नवीन जी, माफ करेगी, ठीक है नवीन जी, आपकी बात आ गई। एक सेकंड, विदुर रावल जी, विदुर रावल जी, ठीक है नवीन जी, आपकी बात आ गई। विदुर रावल जी, डरे हुए हैं आप और इंडियन नेशनल लोकदल पर अगर इतना समय खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मान रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल आपकी टक्कर में, कांग्रेस की तो आपने उतनी बात भी नहीं की आज। टक्कर में नहीं, मत बोलिए, नहीं रेडू साहब बीच में मत बोलिए। फिर ठीक है, रेडू साहब अभी जवाब लेते हैं, आपकी बात के जवाब ले रहा हूँ। आप शब्द बोलने लग जाते हैं, हम बोलते हैं बीच में, आप शब्द बोलते हैं। चलिए, अच्छा देखिए, मतलब कोई ना कोई तो खुशी का बहाना ढूंढना है ना, जब इतनी बुरी स्थिति हो रही हो। आज लिस्ट तो आज घोषित की है, और अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के अंदर कब से घोषित है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो सुनैना जी वो बिना लिस्ट के आए थे। चलो हो सकता है बिना लिस्ट के आए, जब एक एक आदमी जाएगा तो लिस्ट क्या बनेगी? बात मतलब टेक्निकली आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते हैं थोड़ी थोड़ी खुशी पर सभी का अधिकार है। जैसे सिल्वर लाइनिंग ढूंढी जाती है ना, उसी प्रकार से ये सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहे हैं। कुछ तो मौका मिले, विधु रावल ने कुछ तो कहा, उसमें कुछ तो निकालो बात में मेरे लायक। ये इतनी इस नौबत यहां तक आ गई है, इनको कुछ भी मिल नहीं रहा है। इसलिए इनका तर्क कितना हल्का है, क्योंकि हमारे बारे में बात कर ली इसलिए शायद हम जो है 30 मार खा हो गए। खैर, कांग्रेस की बात करें, मेरी मजबूरी है, आज जैसी डिबेट शुरू हुई, जिन बातों पर हुई, जो पैकेज हमने सुना, जो मेरे पहला रिएक्शन आया, मुझे लगा, और ये कारण है, मैं कह रहा हूं विजेंद्र रेड्डी जी को, अगर इनकी पार्टी में अभय सिंह चौटाला जी इनकी सुनते हैं, और ये उम्र दराज है, हमें सबको सलाह देते हैं, एक सलाह अभय सिंह चौटाला जी को भी दिया करें। ये जो आपकी दुर्गति हुई है ना, उसका कहीं ना पार्ट ऑफ द रीजन ये बड़बोलापन और कुछ भी बोल देना और एक अलग प्रकार का एरोगेंस जो आपकी बातों में निकलता है ना, ये एक बड़ा कारण है। मुझे नहीं पता आप ये सलाह देंगे या नहीं देंगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये एक बड़ा कारण है। जब आप रेडी फड़ी को डर, और फिर आपका कहना क्या है, हम डरे हुए हैं। अब फिर कहोगे कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, भाई मेरी मजबूरी है, डिबेट में आया हूं, आपके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे इग्नोर कर देंगे, कह रहे हैं डरे हुए हैं। ये जो वहम है ना आपको कि डरे हुए हैं, अब मुझे एक बात बताओ, वैसे बड़ी ये चर्चा चल रही है, डिस्कोर्स चल रही है, कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, अरे जरूरत क्या है प्रदर्शन करने की? लोकतंत्र का पर्व है, जाकर वोट की चोट मारो ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी का वोटर आपको जो है, आपको दिन में तारे दिखाता ना जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं, जो लोग, देखो सबका अपना अपना तरीका है लोकतंत्र का। कुछ लोगों ने तरीका यह बना लिया कि मैं जो कहूं वो सही है, मैं कहूंगा कि कृषि कानून काले हैं तो मैं बैठ जाऊंगा, जिद कर लूंगा। तो वापस क्यों लिए मेरे भाई, वापस क्यों लिए मेरे को? जनता, आप मिसगाइड करोगे जनता को भाई, कैसे हम सुन लेंगे? आप मिसगाइड करोगे जनता को, आप मिसगाइड करोगे भाई। देखिए, सबको अपनी बात रखने का हक है ना, ठीक है, उन्होंने वापस ले लिया, वो कहां कह रहे हैं, लेकिन किसी को सही लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है। ऐसा नहीं होता ना कि 140 करोड़ ने उस पर सहमति जता दी, ऐसा नहीं है नवीन दुबलदन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर तो बिल्कुल कभी होता ही नहीं है कि 140 करोड़ ने किसी पर सहमति जता दी। इसको सुने पहले, आपके चक्कर में आप उसे कह रहे हो नवीन जी ऐसे नहीं। डिबेट का टाइम खर्च हो रहा है, विदु रावल, दूसरे प्रवक्ताओं को ये दिक्कत होती है, विदु रावल को क्यों बोलने को मौका मिल रहा है? बात को समझने का प्रयास करो। एक लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें बहुत सारे टूल हैं। अगर सरकारें अति करती हैं, उसके विरुद्ध भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, और वो भी अगर नहीं चलता तो कुछ के ऊपर कोर्ट है। लेकिन आपने ये तरीका जो बना लिया ना, ये कि हम चंद लोग जो हैं सभी लोगों का फैसला कर लेंगे। अरे किसान है तो हम ही हैं, बाकी कोई किसान नहीं है। नवीन जिंदल किसान नहीं है, सुशील गुप्ता किसान नहीं है, मैंने ठेकेदारी ले ली किसान की। अरे क्या बात कर रहे हो यार, आपकी पुश्तों से कभी किसी ने किसानी नहीं की। कब से आपके जो है स्टेशन कहां से कहां रुका करते थे, छोड़ो इस बात को, नहीं करते। लेकिन ये जो वहम है ना आपका कि आपसे डरते हैं लोग, सर आपसे डरते नहीं है, आपसे नफरत करते हैं लोग।
और इन्हीं कारणों से नफरत करते हैं कि आपको लगता है कि वो डरते हैं आपसे, इसलिए वोट की चोट मारते हैं, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जल्दी से मैं कांग्रेस पर आ जाता हूं, फिर इनका कहना होगा कि कांग्रेस की बात नहीं। देखो, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब से हरियाणा बना 1967 नहीं, जब यूनाइटेड पंजाब था तब से आज तक कभी कांग्रेस को गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कभी गठबंधन नहीं किया कांग्रेस ने। और गठबंधन आज पहली बार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सामने है, क्योंकि इनके उम्मीदवार तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ आपके टीवी पे कहता हूं, बैक चैनल से बात कर रहे हैं, तू लड़ ले चुनाव, खुले तौर पर तो धमकियां दे, माफी चाहूंगा, खुले तौर पर तो जानबूझकर अपने जो नहीं, लेकिन विदुर रावत जी, अगर इनके कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं होते तो आम आदमी पार्टी को 1-2 सीटें और दे देते। सीट तो एक ही दी ना उन्होंने, 9 सीटों पर तो क्यों कैंडिडेट अच्छा, उतारे? एक मिनट मैं बताता हूँ इसका भी जवाब। ये बड़ा दिलचस्प जवाब आपने पूछ लिया, और इसमें आम आदमी पार्टी का भी आ जाएगा। आम आदमी पार्टी ने किस व्यक्ति को जो है टिकट दिया, ये दूसरों के बारे में सब कुछ बोलेंगे। एक ही व्यक्ति जो कुछ दिनों पहले तक दिल्ली से जो राज्यसभा का सांसद बना था, खुद को दिल्ली का रेजिडेंट बताकर दिल्ली से कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ता था, तो केजरीवाल के बारे में ये बोर्ड लगाता था। ये बोर्ड में जो है आपके टीवी स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसमें सुशील गुप्ता का नाम दिख जाएगा आपको, वसूली दिवस, ये केजरीवाल के नाम पर ये लगाता था। पहला नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेयरमैन है सुशील गुप्ता। ये कहता है 854 करोड़ रुपए खा गया केजरीवाल। ये दिल्ली में बोर्ड लगाया करता था थोड़े दिनों पहले, और एमसीडी का चुनाव हुआ तो तीसरे नंबर पर आया था वो व्यक्ति। उस व्यक्ति को पहले राज्यसभा की टिकट दी, तो तब कुमार विश्वास इनके संस्थापक सदस्य ने कहा कि 100 करोड़ में टिकट बांट दी। उसके बाद उसका राइज देखो कितना बड़ा हुआ, फिर वो आकर हरियाणा का प्रभारी बन जाता है, दिल्ली का रेजिडेंट होते। फिर पता चलता है वो कभी जींद में भी कभी उसने रहा करते होंगे, या पहले बचपन में रहे होंगे, और वो बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी वही बन जाता है। बाद में एक ही उम्मीदवार है, वही एक उम्मीदवार बनाना था। अरे किसी और को भी मौका मिल सकता था, अगर ये कहते थे हमने 11 लाख बना लिए, पता नहीं 5 लाख बना लिए, पता नहीं क्या क्या बताते थे, एक को भी मौका मिल सकता था, उसको नहीं दिया। वही व्यक्ति आकर इनका उम्मीदवार भी बन जाता है। और दूसरों मेरे भाई आपको तकलीफ क्या हो गई? आप ये बताइए विदुर रावत, आप हमारे बारे में बात वही तकलीफ हो गई जो नवीन जिंदल को लेकर के आपको थी। बिना सिर पैर की बात नवीन जिंदल पर आप आरोप लगा रहे थे ना, क्यों नहीं मेरे भाई? नवीन दुबल जी अभी नवीन जिंदल पर आप भी तो आरोप लगा ही रहे थे ना। आप ये बताइए जयंत सिंह कहां से आ गया? अब बराबर हो गया, कहां से आ अभी गया? आपने नवीन जिंदल के बारे में जब बोला तो उन्होंने बता दिया, सुशील गुप्ता के बारे में बता दिया। तो वही बात बताइए ना भाई। आप नवीन दुबल जी जब आप जिंदल के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने सुशील गुप्ता के बारे में बता दिया। कांग्रेस के बारे में 2 लाइनें, सिर्फ केवल 2 लाइन। मैं आपको ये दावे से कहता हूं सर कि कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का पूरे देश के अंदर क्रंच है। इन्होंने कहा पर्चा भर दिया क्या? कल चुनाव होने वाला है 19 तारीख को, और चुनाव पूरे देश में हो रहा है, पहले चरण का चुनाव है। अरुणाचल भी चुनाव में जा रहा है। आपने वहां पर 5 उम्मीदवार उतार ही नहीं पाए, डेट चली गई, आप उम्मीदवार नहीं उतार पाए, और फिर 5 और उम्मीदवारों ने अपना पर्चा उठा लिया। जहां पर आपने दशकों तक राज किया था, अभी सिर्फ 5 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर इतनी बुरी स्थिति नहीं थी आपकी। ठीक है, वहां से आपके कैंडिडेट पर्चा उठा फिर आ जाते हैं। ठीक है, हरियाणा में भी आपके पास यही स्थिति है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, हरियाणा में भी छोटी सी एक बात, बस पूरी कर रहा हूं, मेरी बात पूरी हो रही है। हरियाणा में क्या स्थिति है आपकी? संजय दत्त का जब आप लोग नाम चलवा देते हैं ना, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संजय दत्त जी मंडोली गांव के व्यक्ति हैं, हरियाणा में यमुनानगर के पास उनका गांव है। उन्हें ट्वीट करना पड़ता है, अरे भाई मुझे ना फंसा दियो, तुम अपना हुड्डा। चलिए ठीक है, गर्ग साहब आप तो कह रहे हैं, आप वो इतने दिन से मुझे बता रहे हैं 365-62 कितने नाम आपने बताए थे, अभी तक आप बताइए फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आयु जी, मुंगेरी लाल के सपने देखना सबका अधिकार है। सरकार ने भी सपने देखने पे टैक्स नहीं लगाया, और सब सरकार ने पता लग गया ना, लोग सपने देखते हैं उस पर भी टैक्स लग सकता है, वो भी टैक्स लगा दे। इन्होंने टैक्स छोड़े नहीं किसी के ऊपर, ये और बाकी रह रहा है। और ये कहते हैं लोग विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? वीडियो सुन लो, ये उसकी है, रंजीत जी की आज की वीडियो है। उसने कहा हमारी पार्टी के कुछ व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं, वो मान भी गए हैं। ये रंजीत चौटाला जी का इंटरव्यू है, 1-to-1 इंटरव्यू, आज का इंटरव्यू है जो हर एक सोशल मीडिया पर चल रहा है। टोटल टीवी के ऊपर उसने इंटरव्यू दिया है, आपके पास भी भेज देता हूँ वीडियो, राहुल साहब भेज देता हूँ। ये कहते हैं, मैं कहता हूँ हकीकत ये बात ठीक है रावल जी की, मैं भी चाहता हूँ वोट की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है। काले झंडे दिखाने के बजाय, पोस्टर पाड़ने के बजाय, गांव में घुसने के बजाय, आने दो
ये रैली करते हैं, नहीं जनसभा लेकिन गर्ग साहब वो करते तो तभी होगा ना जब आपके कैंडिडेट साथ में चुनाव प्रचार कम से कम कर रहे हो। उधर तो वो हमारी- चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भले आप कह रहे हैं कि उनका विरोध हो रहा है, लेकिन आपके कैंडिडेट भी अगर मैदान में होंगे तो जनता को सहूलियत होगी ना। आयुष जी 2 मिनट में बोलने दीजिए प्लीज, फिर आप टोक लेना, मैं आपकी बात का सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता, आप ये बताइए हरियाणा के अंदर कौन से एरिया के अंदर हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता नहीं घूम रहा है, कौन से गांव के अंदर हमारी जनसभाएं नहीं हो रही हो, विधानसभा करनाल में कौन घूम रहा है भाई साहब? पूरे घूम रहे हैं करनाल के अंबाला अंदर। में कौन घूम रहा तो है? लोग सुन तो लो मेरे भैया कि एक नहीं तो नाम चीज बता मान दो। लो, सोनीपत में एक कौन बात घूम रहा हो, है? त्रिलोकन चंद जी घूम रहे हैं, मैं खुद जा गया हूँ ऐतवार को, खुद सुन लो मेरी बात, या तो रावल जी को इनको बुला लो। जब मुझे नहीं, बोलने ठीक है दो, विजय रावल जी, हमको मैं कंप्लीट करने दें। खुद जाकर आया हूँ और मैं वहां पर मीटिंग करके आया हूँ, अग्रवाल सभा की जनसभा करके आया हूँ। मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी भी उस पर कार्यक्रम में आई थी, सोशल कार्यक्रम था, 3000 वहां के हमारे अग्रवाल परिवार आए हुए थे। उसके अंदर उन्होंने कहा हम भी आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐतवार की मैं वीडियो भेज देता हूँ अखबार की। नहीं था ना वो, जनसभा सुन लो, आपने खुद ही बताया। सुन तो ले यार, सुन तो लो रावल जी, बोलने दे करो। आप आपने बोला हम शांति सुनते रहे, आपने सबकी भी कहा, हमने अच्छे ढंग से सुना, आप सुनने का मादा रखो। आपने पूछा कौन, हमारे एक नहीं, हमारा गाबा वहां पे घूम रहा है, हमारा वीरेंद्र जी राठौर घूम रहा है, हमारे वहां पर जो हमारा वो है त्रिलोकन चंद जी जो हमारे विधायक के कैंडिडेट थे वो घूम रहे हैं। मैं वहां पर मीटिंग करके आया, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग भी करके आया हूँ, और वहां मंडी के अंदर भी दौरे करके आया हूँ, और मैं दुनिया भर के कम से कम 7 कार्यक्रम ऐतवार को मेरे करनाल के अंदर से। आपके तो करनाल में कौन घूम रहा है, आपको दिखता नहीं, हमारी जगह जगह जनसभाएं हो रही है, अपार भीड़ हर जनसभा के अंदर, छोटी छोटी मीटिंगों के अंदर हमारी आ रही है। अरे आप कहते हो कैंडिडेट, आप जब कैंडिडेट आ जाएंगे आपको कैंडिडेट, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 10 कैंडिडेट उतारे, नवीन जिंदल कहाँ से लाए आप, ये रंजीत कहाँ से लाए आप, ये जो ठीक है, लेकिन गर्ग साहब भाई इसका काउंटर तो ये, कल को आप अगर ब्रजेंद्र सिंह को उतार देंगे तो कह देंगे कि वो उनको आप कहां से लाए, वो तो बीजेपी छोड़ के आपके पास आ गए। ये तो होता रहेगा ना गर्ग साहब, कोई पार्टी है यहाँ पर जिसकी पार्टी में कोई दूसरी पार्टी से छोड़ के ना आया। वे विजेंद्र सिंह क्यों आया है, वो भी क्या मारिया है, मैं खुले तौर पे आपके चैनल पे कह रहा हूँ, उन्हें भी पता था गांवों में घुसने नहीं देंगे, किसानों को जवाब नहीं दे सकते, किसान सवाल पूछते हैं, हमारे पास लाठी चार्ज की। ठीक है, तो जो पार्टी छोड़ के जाएगा वो कुछ तो कहेगा ना। अब यहाँ से नवीन जिंदल गए तो वो भी तो कुछ कह के ही गए ना। नहीं, कुछ नहीं कहा, नवीन जिंदल ने धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन जी का, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का। ये तो कमाल है भाई, धन्यवाद करके बताइए उधर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद किया, 10 साल मैं एमपी रहा और कांग्रेस पार्टी ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कैसे गया, कैसे गया, मेरा पारिवारिक संबंध है। ठीक है, आपके पास जो आ रहे हैं वो नाराज होके आ रहे हैं, उनके पास जो जा रहे हैं वो आपको धन्यवाद करके जा रहे हैं। ठीक है रेडू साहब, क्यों गया आपको भी पता है, किस जवाब में गया आपको भी पता है, सारे पत्ते क्यों खुलवाते हो, सारा देश जानता है। नहीं खुल के बोलिए भाई, गर्ग साहब आप खुल के बोलिए। आपको पता नहीं ईडी के जवाब में गए लोग, कुलदीप क्यों गया, सीबीआई के जवाब में क्यों गया, कितने लोग ईडी और सीबीआई के झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को दबा कर पार्टियां तक में चेंज करवा ली। नीतीश कुमार कैसे गया, ईडी के छापे मरवाए, सीबीआई के छापे मरवाए, उन पर करोड़ों अरबों रुपए का आरोप लगाया, बाद में अपनी पार्टी ज्वाइन करवा के सरकार बनाकर मोदी वॉशिंग मशीन के अंदर, मोदी वॉशिंग पाउडर के अंदर साफ कर दिया गया। चिंदे ले लो। नहीं ठीक है, कोई भी वॉशिंग पाउडर मुझे लगता है गर्ग साहब नहीं चलेगा, जब जनता एक बार मन बना लेगी या तय कर लेगी। मुझे लगता है आप लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता ये बिल्कुल तय करेगी, बिल्कुल तय करेगी। रेडू साहब ठीक है, विजेंद्र बना लिया, ठीक है, वोट की चोट मारेगी। बस आप कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दीजिए, मुझे लगता है कि आधी चर्चा वहीं समाप्त हो जाएगी, बस उसका हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र रेडू जी, विजेंद्र रेडू जी, आयुष जी, रेडू साहब, ये जो बयानबाजी आपके नेताओं के द्वारा होती है वो इंडियन नेशनल लोकदल को पीछे ले जाने का काम कर रही है, विधु रावल जी ने कहा। अब थोड़ा समझाइए, उन्होंने कहा अभय चौटाला को। विधु रावल जी के तो चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है आज, ये घबराए हुए लग रहे हैं, क्योंकि
यथार्थ में ये जो इनकी पोल खुलती जा रही है कि इनके घर में अपने ही कैंडिडेट नहीं है, बाहर से कैंडिडेटों को पार्टी ज्वाइन करवा करवा करके उनको मैदान में उतारा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भरा करते थे, कहा करते थे, उनकी ये पोल मुझे स्टार्ट भी है। अभय सिंह ने कोई बात नहीं, पार्टी बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी का हमारे को समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होता है, पहले से भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा और जब भी होगा। ये एक बेवजह की बातों को पकड़ करके इधर उधर करके जो इनकी एक इनके स्वभाव में भी आता है, ये इस तरह की बातें एक मिनट में अभी वो दुआ। ठीक है, लेकिन रेणु साहब, आपको नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल के सामने तो दोहरी चुनौती होगी ना? एक तरफ तो गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी तरफ जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है जिससे आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से कैसे आप लोग काउंटर करेंगे अगर आप ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? दोहरी चुनौती है कि नहीं इंडियन नेशनल लोकदल के सामने? मैं कल आपको, यदि यथार्थ में और स्वाभिमान के साथ हरियाणा प्रदेश में लोकसभा का कोई चुनाव लड़ रहा है तो वह है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। वो स्वाभिमान के साथ और यथार्थ में हम क्यों लड़ रहे हैं और मैं क्यों कहता हूं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। देखिए, उन्होंने वहां पर कैंडिडेट उतारे, बाहर से कैंडिडेट लेकर के उतारे। हमारे तीनों कैंडिडेट हमारे पुराने वर्कर हैं, तन मन धन से पार्टी के साथ रहने वाले, चाहे वह सुनैना चौटाला जी हो, अभय सिंह जी प्रधान महासचिव है, और हमारे गुरप्रीत सिंह जो अम्बाला से आए, वो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर साथी हमारे हैं। और ये सभी बाहर से लेकर के आए हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पा रहे हैं, ये अभी उलझन में है और उलझन में ही रहेंगे। 29 तारीख को नोटिफिकेशन होता है। आज मैं कहता हूँ 29 तारीख तक भी इनकी उलझन में कहाँ है? गर्ग साहब तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतने कैंडिडेट्स थे कि हम उनको फाइनलाइज कर रहे थे कि मजबूत हमारा जो सबसे उम्मीदवार होगा उसको हम उतारने वाले हैं। वो कहाँ कह रहे हैं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं हो? तो 362 या 364 कितनी बार तो वो आंकड़ा ये बता चुके हैं। ऐसा ही समय निकलता रहेगा। जिस प्रकार से संगठन के 10 साल निकाल दिए, ये तो 10 दिन निकालने हैं इन्होंने, ऐसे ही निकल जाएंगे। तब 10 साल निकाल सकते हैं संगठन के लिए, तो 10 दिन तो गर्ग साहब बड़े आसानी से निकाल देंगे, ऐसे बहका बहका करके निकाल लेंगे। लेकिन इनकी लिस्टें फाइनल होने वाली नहीं है। तो आपकी असली लड़ाई है किससे रेणु साहब? असली लड़ाई है किससे? कांग्रेस ज्यादा आपको लग रहा है कि आपके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है, या भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई आपकी? हमारी तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारे और हमने उतारे। अभी तो और कैंडिडेट ही नहीं आए, क्या पता आएंगे भी कि नहीं आएंगे। हो सकता है बजरंग दास गर्ग जी कह दें आखिरी दिन में, इनकी उलझन सुलझन ना बने तो लास्ट में ये कह सकते हैं कि हम तो बाहर से समर्थन करेंगे, निशान पर नहीं लड़वाएंगे, जैसा कि पंचायत चुनाव में कहा था इन्होंने, नगर परिषद के चुनाव में था। ये कोई असंभव बात नहीं है, ये भी संभव है कांग्रेस के लिए। ये बड़ी दिलचस्प बात कह दी रेणु साहब ने। ठीक है, आयुष जी इसे पूछ लो, ये बोर्ड का 2 पार्टी है, इनका कुछ वजूद नहीं। हरियाणा के अंदर हकीकत स्थिति नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता था। एक सीट दिखा दूं आपको, ये अगर जमानत बचा लेना, मुझे पकड़ लेना आपके चैनल पे। नहीं गर्ग साहब, आप तो रहेंगे ही, आप तो चुनाव से लेकर के और रिजल्ट वाले दिन तक रहेंगे, और रिजल्ट वाले दिन हम लोग बैठेंगे, फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव पे चर्चा करते हैं। ठीक है रेणु साहब, एक सवाल बड़ी ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं, बहुत ईमानदारी से बताइएगा। मुझे ये बताइए, इंडियन नेशनल लोकदल क्योंकि यहां तो दोनों पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो भाई 10 की 10 जीतेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल कितनी सीटें जीतने वाली? देखिए, आज के दिन हम जो है ना, आज के दिन हम 4 सीटें जीत रहे हैं। नाम पूछ लो, नाम बताइएगा, कारण बताइएगा। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। हाँ गर्ग साहब, हाँ रेणु साहब। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का स्वागत हो रहा है हरियाणा प्रदेश में, काले झंडों के साथ और गांव में ना घुसने का बोर्ड लगा करके, कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती के साथ उतर रही है। और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा के लोगों की आवाज उठाने का काम किया विधानसभा में, चाहे किसी प्रकार का आंदोलन सबकी आवाज उठाने 4 सीटें आपने कहीं, आप नाम बताइए ना उन सीटों के। हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज इसी प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी गूंजे, संसद में भी किसानों की आवाज उठे, संसद में गरीब और मजदूर की आवाज उठे। इसलिए वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नाम नहीं बता रहे 3 सीटों के। अब भाजपा के 10 सांसद थे, कितनी आवाज उठाई किसानों 10-13 महीने। अरे 3 सीटों के नाम बता दीजिए रेणु साहब, कौन सी जो आप जीतने वाले हैं?
जी नहीं, देखिए सीट हम 4 तो आज हमारी कंफर्म है, बाकी पर कौन हमारी कौन बहुत सी तगड़ी कौन कौन कोशिश सी रहेगी। चार कौन सी सीटें? देखिए आयुष जी, ये अभी मैं नहीं कहूंगा कौन सी जीतेंगे हम, लेकिन 4 हम जीतेंगे। कौन सी चलिए ठीक है, जीतेंगे इसको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, ठीक है। नवीन जी ये आरोप लगा दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कि आप जो कैंडिडेट लेकर के आए भाई वो भी तो बाहर ही है ना, उनका कुरुक्षेत्र से क्या लेना देना? मेरे भाई विधु रावल को जानकारी नहीं है। वो जींद जिले के सामलोकला गांव के रहने वाले हैं। वहाँ के अब कारोबार के सिलसिले में कोई दिल्ली चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, वो अलग बात है। कांग्रेस में और ये पार्टियां, अरे मेरे भाई आप मेरे को ये बात बता दो ना, 60 करोड़ रुपया आपने क्यों लिया शरद रेड्डी से? आप मेरे को ये बता दो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे आप कहीं की बात क्यों कर रहे हैं? जब आपके घोटालों की बात आती है, जब अरे भाई आपने लिया नहीं क्या? 60 करोड़ रुपया आपने लिया नहीं? आप ये बताइए, आपने लिया या नहीं लिया? आप मुझे ये बताइए ना। आपने किसानों के रास्ते में किले बिछाई या नहीं बिछाई? आपने किसानों को गोलियां मारी या नहीं मारी? आपने किसानों पे गोलियां चलाई या नहीं चलाई? शुभकरण नाम का 21 साल का, शुभकरण नाम का 21 साल का, शुभकरण नाम का 21 साल का, भाई सबको सब चीजें समझ में आ रही है मेरे भाई। आपकी सब बातें समझ में आ रही है, सबको सब समझ में आ रही है। आपने क्या किया और आप क्या करना चाह रहे हैं वो सबको सब समझ में आ रहा है। उसको समझाने का प्रयास ना करे। जनता ने बाहरी होने का आरोप तो इंडियन नेशनल लोकदल भी लगा रही है। वो बीजेपी ने नहीं लगाया कि आपका कैंडिडेट बाहरी है, वो इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि आपका कैंडिडेट बाहरी है। सुशील गुप्ता को उन्होंने कहा उनका कुरुक्षेत्र से क्या लेना देना, वो तो बाहर ही है। सुशील गुप्ता हरियाणा के निवासी है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी हरियाणा के पैदाइश हैं, हरियाणा के मूल निवासी हैं, उसी प्रकार से सुशील गुप्ता जी भी शामिल हरियाणा में ना है। अरे मेरे भाई जी, मोदी जी, अरे मोदी जी, अरे तक तो प्रदूषण कर रहे थे केजरीवाल के हाँ मेरे भाई मैं बताता हूँ ना, मोदी जी हरियाणा में आए थे। हरियाणा में आके उन्होंने नारा दिया था मैं पाकिस्तान का पानी रोकूंगा। वो पानी कहाँ चला गया भाई? 10 साल हो गए। आप लोग आरोप चर्चा में समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब देखना यह है कि जब चुनाव होंगे तो उस वक्त किस तरह के जो मुद्दे हैं वो ग्राउंड पर काम करेंगे और जनता इसको किस तरीके से देखेगी, चुनेगी किसको इस बार, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार का भी चुनाव धीरे धीरे ही सही लेकिन दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।